नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, कई दिनों से वो युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 महीनों से दोनों देशों के बीच एक भीषण जंग चल रही है और जिसका कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा है। हर दिन बेगुनाहों की जान जा रही है। दो देशों के बीच चल रहे संघर्ष ने अब तक 353 बच्चों की मौत को घाट उतार दिया, यानी कि 353 बच्चों की जान ले ली है इस युद्ध ने, और हजारों नागरिक जो कि इससे पहले मारे जा चुके हैं। लोगों की मौत अभी भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो जंगबाज हैं वो जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ पुतिन है जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की जो अब तक उन देशों से उम्मीद लगाए बैठे हैं जिन्होंने उन्हें युद्ध की इस भीषण स्थिति में लगभग अकेला छोड़ दिया। अब इसे जेलेंस्की का पागलपन कहें या फिर उनकी बहादुरी, क्योंकि बीतते समय के साथ साथ यूक्रेन अपनी बर्बादी की ओर भी करीब पहुंचते जा रहा है। दो देशों के बीच चल रही इस तबाही का क्या अपडेट है, हम आपको बताते हैं। आखिर इन बीते 5 महीनों में क्या हुआ, वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध हो रहा है। बीते 5 महीनों में क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले इस युद्ध को 5 महीने हो चुके हैं और 5 महीने से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर रूस ने यूक्रेन पर जो कि हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। डोनेत्स्क में, खार्किव में, वो शहर जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। युद्ध की वजह से अब तक 353 यूक्रेनी बच्चों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग यूक्रेन में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेनी सेना ने जो कि रूस के 38,000 से ज्यादा सैनिक जो कि मार गिराए हैं। हजारों सैनिकों की जान जा रही है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ और प्रोसिक्यूटर जनरल को रूस का साथ देने के आरोप में जो कि बर्खास्त कर दिया था। देशद्रोह का मामला था, जिसके बाद यहां पर यह बर्खास्तगी जो कि की गई है। इसके बाद रॉकेट मिसाइल अटैक में कई शहर तबाह हो गए हैं। और इस बीच यहां पर आपको बता दें कि वेनेसिया में भी जो अटैक किया गया, जिस तरह से हमला किया गया है, उसके बाद यहां पर काफी लोगों की मौत हो गई। काफी बच्चे इस बीच यहां पर दहशत में हैं, उनकी भी जान गई है। और 3 दिनों में 40 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है इस बीच, क्योंकि मिसाइलों से हमले लगातार हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं रूसी सेना लगातार अब यहां पर डोनबास में फिर से कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रही है। और इस बीच यहां पर कीव में भी चढ़ाई करने की कोशिश लगातार हो रही है। 50 से ज्यादा रूसी ग्रेड रॉकेट ने निकोपोल शहर को एक बार फिर से टारगेट किया। और इस बीच यहां पर जो मिसाइल है, उस मिसाइल से हमला किया, जहां पर कई शहर, कई इमारतें, जो शहर में इमारतें थी वो खंडर में तब्दील हो गई। रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के सभी इलाकों में सैन्य कार्रवाई को तेज करने का आदेश दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म किया जाए। यूक्रेन का कार्गो विमान ग्रीस में जो कि क्रैश हुआ। और आपको बता दें कि जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, रूस में 100 से ज्यादा नए कानून जो कि पास किए गए हैं। ये कानून क्या हैं और ऐसे मौके पर ये कानून क्यों पास किए गए हैं, इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश भी करेंगे और आप बताएंगे कि अभी ये युद्ध कहां पहुंचा, इस युद्ध का अंत क्या होगा, ये युद्ध कैसे खत्म होगा और आखिर किस देश को क्या कीमत चुकानी होगी। इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच यहां पर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी सर रक्षा विशेषज्ञ हैं। त्यागी सर, आपका बहुत स्वागत है सर। और इस बीच नरेंद्र तोमर सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ। नरेंद्र सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, यहां पर बात हो रही है कि 5 महीने हो गए सर इस युद्ध को, ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ। 145 दिन हो रहे सर इस युद्ध को। ना रूस हार मानने को तैयार है, ना यूक्रेन हार मान रहा है। सर, इस युद्ध का अंजाम आप क्या देख पा रहे हैं अब? त्यागी सर। संभव जी, पहले तो आपका आभार कि आपने हमें अपने सच बोलने वाले चैनल के ऊपर आमंत्रित किया। अब दूसरी बात यह है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझने में कि ये युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। कारण सब जानते हैं, अमेरिका, नेटो ये अपनी हथियारों की सप्लाई इसलिए जारी करते रहेंगे, इसलिए चालू रखेंगे कि उनको
उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा होता रहे, रूस कमजोर होता रहे और यूक्रेन की दुर्दशा देखकर जो नेटो के देश हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके रहे, बल्कि नए देश भी उनके साथ जुड़ते रहे, जिनमें अपने आप को न्यूट्रल कहने वाले फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, स्वीडन वगैरह भी शामिल है। जी। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ। मगर इसमें बड़ी भारी रॉकेट साइंस और कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस दिखाई देती है कि इस युद्ध में यूक्रेन के कम से कम 50 लाख परिवार विस्थापित हो गए और जिनमें लड़कियां, औरतें और बच्चे ज्यादातर, क्योंकि उनके जो मेन फोक थे उनको तो यूक्रेन में ही रखा गया और उन लड़कियों और औरतों का वो भूरी आंखों वाली, नीली आंखों वाली और भूरी बालों वाली औरतों की ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो गई। सिचुएशन का तो अभी इसमें जिक्र ही नहीं है और जो बचा कुचा यूक्रेन है उसमें अब लड़ने की ताकत नहीं रही। हथियार आते रहेंगे तो थोड़ा बहुत उठता रहेगा। ये ऐसे है जैसे आईसीयू में पड़े हुए किसी पेशेंट को उठा लिया जाए, थोड़ी सी हवा भर दो, वो लड़े और फिर उसमें हवा भर दी जाए। यूक्रेन की हो गई है। वहां के लोगों ने आज तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को हटाया क्यों नहीं? उनको तकलीफ नहीं। इस आदमी ने अपनी मामूली सी इच्छा के लिए कि मुझे किसी तरह से नेटो में शामिल कर लो, यही तो इच्छा थी ना। इस इच्छा के लिए देश को खराब करवा दिया, बर्बाद कर दिया, अपने लोगों को मरवा दिया और उसके बाद आज भी संभलने को तैयार नहीं, बजाय इसके कि बाहर के लोग इंटरवेंशन करें। हमारा ये सुझाव है कि यूक्रेन के लोग ही अब अपने प्रेसिडेंट को हटा दें, क्योंकि ये युद्ध जहां तक हो गया, जितना पोर्शन रशिया ने ऑलरेडी ले लिया, इसमें और सब में क्या आप समझ रहे हैं कि वो उसे छोड़ देगा? वहां पे वो जनमत संग्रह कराएगा, वहां उसने पासपोर्ट जो है जारी करने शुरू कर दिए, वहां पे उसने रूबल में अपनी करेंसी जारी कर दी। तो जैसे उसने क्रीमिया में किया था वैसा ही वो यहाँ करेगा। जो बचा हुआ हिस्सा है अगर वो अब भी यूक्रेन के पास रह जाए तो ये यूक्रेन के लिए अच्छा होगा, वरना और तबाही के बाद मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए कि यूक्रेन जीत भी जाता है, तो क्या जीतेगा? क्या जीतेगा? खंडर शहर। उस जीत का कोई मायना होगा? तो इसमें युद्ध को खत्म करने का रास्ता केवल एक है कि या तो जेलेंस्की को सद्बुद्धि आए या यूक्रेन के लोग जेलेंस्की को बुद्धि से उतार। चूंकि त्यागी सर अभी दूर दूर तक यहाँ पर शांति की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, शांति की उम्मीद नजर कैसे आएगी? आप क्या उम्मीद करते हैं कि रशिया चुप बैठ जाएगा? अगर मेरे घर के मुहाने के ऊपर आतंकवादी आके बैठ जाए तो क्या मैं इसलिए चुप हो जाऊं कि जो मेरे घर के बाहर के लोग हैं उनका अधिकार है कि वो अपने एरिया में किसी को भी बिठाए? क्या यही बात अमेरिका पे लागू नहीं होती? जब 1962 में क्यूबन क्राइसिस के दौरान रशिया ने अपनी मिसाइलें वहां पे तैनात कर दी थी, तो अमेरिका ने कहा कि मेरे मुहाने पे या मेरे दरवाजे पे ये बर्दाश्त नहीं है, तो रशिया को कैसे बर्दाश्त? और फिर रशिया के प्रेसिडेंट ने तो 2015 से ये क्लियर कर दिया था कि जो रशिया का फ्रेगमेंटेशन हुआ है, आई डू नॉट सपोर्ट इट एंड डू नॉट एक्सेप्ट द हेगेमोनी ऑफ अमेरिका, ये सब चीजें तो कर दी थी। लेकिन अब उसके बावजूद भी अमेरिका ने जब इस किस्म के काम शुरू किए कि फिनलैंड को भी उकसाया, स्वीडन को भी उकसाया, यूक्रेन को भी उकसाया, और तो और यूक्रेन के अंदर अगर ये एक्शन ना लिया गया होता तो यूक्रेन के अंदर जो बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर चल रहे थे, जो केमिकल बनने की फैक्ट्रियां चल रही थी, अब तक उनका इंजाम क्या हुआ होता, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये इतना इनोसेंट भी नहीं है यूक्रेन कि भाई खाली यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। यूक्रेन के ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन रशिया के खिलाफ केमिकल, बायोलॉजिकल और तो और एटॉमिक वॉरफेयर की तैयारी कर रहा था, और जिसके सबूत उन्होंने रशिया ने दिए भी है। लेकिन ये अमेरिका की हेगेमोनी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। सारी दुनिया इसके बारे में समझ चुकी है। अब चीजें अब बदलने वाली है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने को तैयार है
बेशक चाहे बिडेन साहब मिडिल ईस्ट में गए हो, लेकिन वहां के सऊदी अरेबिया ने कह दिया, जब उन्होंने कहा कि साहब खमोशी के ऊपर हमको यकीन है कि इसमें आपका हाथ है, बोले हाँ ठीक है, हमको भी यकीन है कि इराक में गड़बड़ी फैलाने में आपका हाथ है, हमको भी यकीन है कि हमारे जर्नलिस्ट की हत्या इजराइल ने की थी। यानी कि सीधे सीधे सऊदी अरेबिया ने ना तो पेट्रोल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एग्री किया और ना उनकी बात को एग्री किया, तो मिडिल ईस्ट में उनकी क्या पोजीशन रह गई। और मिडिल ईस्ट में जिसलिए उन्होंने अपने बेसिस बना रखे हैं, जी उन बेसिस की कीमत, वो बेसिस तो इसलिए बनाए गए थे ताकि वहां के ऑयल के ऊपर उनकी नजर रहे। अब तो अमेरिका ऑयल प्रोड्यूस करने में खुद ही कॉम्पिटेंट हो गया है, तो ये उनकी आवश्यकता नहीं है। अब अगर उसके वहां पे एयर बेसिस है तो नेचुरली ये लड़ाई के लिए है, अब ये तेल के लिए नहीं है, अब ये लड़ाई के लिए है और हाँ मिडिल ईस्ट के पहुंचाने के लिए। चलिए तो हर जगह, चाहे वो हो, चाहे साउथ जी चाइना सी हो, चाहे ईरान इजराइल का मामला हो, ये सिचुएशन इन बड़े देशों ने जो क्रिएट की हाँ एक दूसरे को लड़ाने की, अब उसमें एक बदलाव का समय आ गया है। और जी वो बदलाव के समय के लिए मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले यूएनओ में बदलाव होना चाहिए। जी नरेंद्र तोमर सर, चूंकि यूक्रेन बनाम रूस की इस जंग में आपको क्या नजर आता है सर, कौन सी ताकतें अब सक्रिय हो चुकी हैं, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत तक कुछ पॉसिबिलिटीज हैं ये युद्ध खत्म होगा? देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है संभव, हाँ हम इस बात पर अक्सर चर्चा करते आ रहे हैं कि ये युद्ध कब खत्म होगा। हाँ जब युद्ध शुरू हुआ था तो लगता था कि पहले हफ्ते में, कुछ दिनों में, फिर लगता था कुछ और दिन लग जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह से चीजें बदली हैं, वो उससे आज कुछ भी कहना संभव नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा और ये दुनिया को किस तरफ ले जाएगा। देखिए क्या क्या सामरिक बदलाव हो रहे हैं इस समय विश्व में। हाँ अगर आप इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बहुत बड़ा मैसेज, एक आर्टिकल था जो यूके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं टोनी ब्लेयर, उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि ये युद्ध जो है यूक्रेन और रूस का युद्ध दर्शाता है कि यूरोप कमजोर हो रहा है। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन देशों में अब ये क्षमता नहीं रह गई है कि वे इस युद्ध को रुकवा सकें। और उन्होंने और कोट किया हुआ है कि ये एक बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य, एक जो मिलिट्री पावर है उसे भी दर्शाता है। हाँ जिस तरह से चीन उभरा है, जो अमेरिका का रोल रहा है, जो एक चेंज हो रहे हैं। अब से पहले अगर आपने देखा होगा पास्ट में, तो यूरोपियन यूनियन इतनी स्ट्रांग जरूर होती थी, नेटो कंट्रीज मिलकर यूएस को भी इतना कुछ कह सकते थे हाँ कि वो अपने रीजन में इतना डिस्टरबेंस ना होने दें। शुरू से हम ये कहते आ रहे हैं, मैं कर्नल टीपीएस त्यागी साहब से भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब, उनका इस युद्ध को रोकने में सबसे बड़ी अहम भूमिका है। हाँ जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक युद्ध रुक नहीं सकता, बिकॉज वो जी रसिया का अपने अस्तित्व का सवाल था, अपनी चीजें थी, बहुत क्लियर कट, कोई ऑल ऑफ ए सडन नहीं किया है, बहुत प्लान, बहुत वार्निंग, बहुत कुछ कहने के बाद। लेकिन जेलेंस्की साहब जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से वो दूसरों के उकसावे में आकर उनकी मदद के भरोसे, पहले तो वो सोचते थे कि युद्ध होगा ही नहीं, हाँ। जब तक शुरू नहीं हो गया, पूरा बिल्डअप हो गया, 1 महीने की तैयारी हो गई, कई महीने की तैयारी हो गई, लेकिन वो ये सोचते रहे कि होगा नहीं, लेकिन हो गया उसके बाद भी। अब आप देखिए इस समय इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश होगा जो लगातार अपने देश के नागरिकों का जान माल की हानि, अपने देश को बर्बाद लगातार करते हुए देखेगा। 5 महीने हो गए हैं और 5 महीने में कहां तक पहुंचे हैं कि धीरे धीरे उनकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे मिलिट्री पावर, आज देखिए कितने 2 सीनियर अधिकारियों को भी उन्होंने हटा दिया है अपने पद से कि वो रूस का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या स्थिति आएगी, स्थिति इस तरह की आएगी कि यूक्रेन, जैसा अभी कर्नल टीपीएस साहब ने बताया, इनफैक्ट वो 50 लाख बताने हैं, बट कुछ रिपोर्ट ऐसी बता रही थी यूएन की
कि लगभग 90 लाख के आसपास लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि इतनी आबादी वाले देशों में इतने लोगों का देश छोड़ जाना, देश का और लगातार चूंकि सर विध्वंस ऐसी होना, विषम परिस्थितियों में क्या पश्चिमी देशों की जो मदद मिल रही है क्या वो पर्याप्त नजर नहीं आती है क्या? क्योंकि हथियार भी उन्होंने प्रोवाइड किए, हर तरह से उन्होंने मदद की, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम सहायता, क्या वो उतनी नाकाफी है अभी भी? एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चंस? पश्चिमी देश जिस तरह से लगातार मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, हथियार की, हर तरह से मदद कर रहे हैं, वो भी सर उतनी पर्याप्त नजर नहीं आती है। देखिए, वो मदद कर तो रहे हैं, हाँ, लेकिन अब एक डर और आ गया है, जो मैं सोचता हूं, जो मेरा मानना है, जितने भी यूरोपियन देश हैं, हाँ, जितने भी आसपास के देश हैं, वो अब ये सोच रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट इंटरवेंशन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खुद अगर लड़ाई वहां तक आ गई तो एक बहुत गंभीर उनके लिए समस्या हो जाएगी। हाँ, दूसरी बात, वो थोड़ी थोड़ी मदद देकर यूक्रेन को ये भी दिखाना चाहते हैं कि रसिया ने अटैक किया है, हम उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको डर खुद के इन्वॉल्व होने का है युद्ध में, और उन्हें पता है कि वो इसे झेल नहीं पाएंगे। और अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं, जो भी आज की डेट में अगर आप देखेंगे, इस युद्ध को न रुकने देने में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो नेटो कंट्रीज में भी अगर देखेंगे तो मेनली यूएस का है। और विडंबना यही है कि देखिए, जो भारत की स्टैंड रही है, बहुत क्लियर स्टैंड रही है कि दोनों बात करें और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ही तुरंत युद्ध बंद होना चाहिए। एक्चुअली इन यूरोपियन देशों की भी यही प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि सबसे पहला स्टेप था युद्ध को बंद करना। लेकिन वो सब आग में घी डालने का काम करते जाते हैं, थोड़ी सी एड देते जाते हैं। लड़ाई में रसिया एंगेज रहेगा, यूक्रेन लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, सदर्न पार्ट से एक शहर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना डिस्ट्रैक्शन यूक्रेन को का होता जा रहा है, और सब बस सिर्फ थोड़ी मदद देकर ही उसे आगे बढ़ने दे रहे हैं। जी। और त्यागी सर, जैसे कि पश्चिमी देश शुरुआत से कह रहे हैं कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, और कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया रूस पर, और ये कोशिश करने के लिए या तो रूस को रोक दिया जाएगा या फिर उसको डाउन कर दिया जाएगा। क्या वो उनकी सोच यहां पर सर कामयाब होती हुई नजर आ रही है क्या? ये तो सारी दुनिया जान रही है। पहली बात कि आज की तारीख में पूरा ग्लोब एक विलेज बन चुका है, यानी कि आपस में कनेक्टेड है, यानी कि एक होलिस्टिक बॉडी है। अगर मेरे कान में तकलीफ होगी तो मेरे दिमाग में महसूस होगा, चाहे मेरे पैर में हो या हाथ में हो। यानी कि अगर आप किसी एक देश के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे तो उसका असर और देशों पर भी होगा। मगर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आपने जिस देश के ऊपर प्रतिबंध लगाए, उस देश के प्रतिबंधों की वजह से स्थिति ये हो गई कि आज रशिया के तेल को खरीदने वाले मिडिल ईस्ट में जो खरीदते थे, उन्होंने अपनी क्वांटिटी 3 गुना बढ़ा दी। हिंदुस्तान जो खरीदता था उसने अपनी क्वांटिटी कई गुना बढ़ा दी। चाइना जो बहुत कम खरीदता था उसने बहुत बढ़ा दी। अब रशिया के तेल और गैस के ऊपर यूरोप प्रतिबंध लगा के क्या करेगा? बल्कि उस प्रतिबंध के लगने से यूरोप की कंट्रीज जो बगैर गर्मी के, बगैर गैस के, बगैर ऊर्जा के एक रात नहीं गुजार सकते, उनको गैस मिलनी बंद हो गई या कम हो गई। लेकिन त्यागी सर, जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि यहाँ पर भारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है रूस पर। और चूंकि हम देख रहे हैं कि बीते 20 सालों में जो महंगाई है अब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है रूस में भी। हाँ तो ठीक है, रूस में अगर पहुंची है तो क्या अमेरिका में नहीं पहुंची? क्या और चीज में नहीं पहुंची? क्या श्रीलंका के अंदर भी ये नहीं कहा गया कि इसके ऊपर रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर हो? तो भाई, हाउ कैन यू सिंगल आउट ओनली रशिया? अगर रशिया पे प्रतिबंध थे तो वो रशिया तक सीमित रहने चाहिए थे, या तो ऐसे प्रतिबंध होते। अब तो मैं उल्टा सवाल उठाता हूँ कि तुम्हारे प्रतिबंधों की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर और देशों की स्थिति खराब हुई है तो भाई साहब जिम्मेदार प्रतिबंध लगाने वाला है। प्रतिबंधों के लगाने के बाद क्या नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल बनानी बंद कर दी? क्या ईरान ने अपना न्यूक्लियर बम बनाना बंद कर दिया? ये जो प्रतिबंध है, ये जो एक दादागिरी है, ये जो डॉलर की हेगेमोनी है, इसके खत्म होने का समय आ चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेंद्र जी
कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आवश्यकता है और वो आवश्यकता उभरते हुए दिखाई दे रही है। एक में नहीं, 50 जगह से ये बातें सामने आ रही है कि नाउ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वी डू नॉट रिक्वायर unipolar world या सुपर पावर, we do not require bipolar world, we also do not require multipolar world, we require without polar world, every nation has got the right। तो ये जो एक पुराने समय से एक चीज चलती आ रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से कि जापान जैसे देश को निहत्था कर दिया, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया, आज वो भी एक चीन के दबाव में है, ऐसे ही इन्होंने यूक्रेन को उकसा दिया। लेकिन अब एक कहते कहते एक ऐसा समय आ गया कि अब हमें अमेरिका या नेटो देशों के ऊपर भी तोहमत लगाने से पहले ये सोचना पड़ रहा है कि उन्होंने सप्लाई दी, उन्होंने आर्म्स दिए, मगर इसने यूक्रेन ने लिए क्यों? यूक्रेन को आवश्यकता क्या थी? कोई एक एग्जाम्पल, मैं तो बिल्कुल श्रीलंका के गोटाबाया राजपक्षा को अच्छा मानता हूँ। वो कम से कम देश छोड़ के भाग गया, उसने लेट ही सही इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने अपने देश में खून खराबा होने से बचा लिया। उसने अपने देश को बर्बाद नहीं होने दिया। इस आदमी ने तो अपने देश को बर्बाद कर दिया। इतिहास में लिखा जाएगा तो इसको हीरो नहीं कहा जाएगा। देखिए, अगर एक सिपाही ये कहे कि साहब मैं अपने पोजीशन से नहीं हटूंगा, मान ले, लेकिन अगर एक लीडर ये कहे तो इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि लीडर को डिप्लोमेसी देखते हुए, दूरदर्शिता देखते हुए, अपना देश और अपने देश के लोगों की भलाई देखते हुए जो डिसीजंस हैं वो एकदम ऐसे नहीं लेने पड़ते कि आप रिजिड हो जाएं। रिजिडिटी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ती है। इतना भारी नुकसान देखने के बाद भी आप अगर उस पर अड़े हुए हैं तो ये तो सीधे सीधे एक टट्टू का अड़ियलपन है। अगर ना कहने के बाद ये समझ में आ जाए कि मेरा डिसीजन गलत था और उस समझ में आने के बाद भी आप उस ना वाले डिसीजन पे अड़े रहे तो उसे अड़ियल टट्टू कहते हैं। ये सिचुएशन है। अब दूसरों को ये कहना कि साहब वो उकसा रहे, ठीक है उकसा रहे, आप उकस क्यों रहे हैं, आप क्यों इसके चक्कर में आ रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपने देश को भला बुरा समझने की? सीधे यूक्रेन को लोगों को सामने आना चाहिए, एनफ इज एनफ, नो मोर, ही शुड सरेंडर। और उसके या तो सरेंडर करें या आप बातचीत करें रशिया के साथ में, और कम से कम जितना रीजनेबल पैकेट लिया जा सकता है, अकलमंदी तो इसी में है। लेकिन ये अकलमंदी होगी नहीं, जो कि ये अकलमंदी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो ये सोचते रहेंगे अरे इतना नुकसान होने के बाद अब मैं पीछे कैसे हट जाऊं, बगैर ये सोचे हुए कि पीछे हटना भी युद्ध की एक कला मानी जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर सिविलियन को कम से कम 2-3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। व्हेन यू एडवांस, व्हेन यू अटैक। चूंकि आज नहीं तो कल जो ऐसा चक्रव्यूह लगाया हुआ है, ऐसा चक्रव्यूह बनाया हुआ, उसमें जेलेंस्की भी पूरी तरह से फंस चुके हैं। आज नहीं तो कल पीछे हटने को राजी होना ही पड़ेगा उन्हें। लेकिन इस बीच यहाँ पर तोमर सर, हम देख रहे हैं कि इस युद्ध की वजह से, इस जंग की वजह से जो दुनिया भर के गरीब देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो देश। लेकिन इस बीच यहाँ पर ब्राजील के राष्ट्रपति जो बोल्सोनारो हैं, उनका ये बयान सामने आता है कि उनको पता है कि इस जंग को ख़त्म कैसे करना, उनके पास ये फॉर्मूला है। सर, इस बयान को सर आप कैसे देखते हैं? और ये बीते 5 महीने पहले उन्होंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं बताया जब ये जंग शुरू हो रही थी? इस फॉर्मूले को अब तक छुपा के क्यों रखे सर वो? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं कि मेरे पास फॉर्मूला है और इस तरह की चीजें होने वाली हैं। जो आपने पहला स्टेटमेंट कहा है कि दुनिया के गरीब देश इस समय इस युद्ध के कारण बहुत ही बुरी स्थिति में फंसते जा रहे हैं। देखिए, सभी देशों पर असर पड़ा है, चाहे अमेरिका हो, वहां भी आज अगर इन्फ्लेशन देखेंगे उनके लिए वो अकल्पनीय है। बेसिकली 4 दशक में सबसे ज्यादा, ओवर 9%। वहां पर आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन एंड ऑल इट रिमेन्स अराउंड 1% इन दैट रेंज। इंटरेस्ट रेट भी उसी रेंज में होते थे। उनके लिए वो 9% जा रहा। यूरोपियन देश सभी, आज न्यूजीलैंड का पढ़ रहे थे, वहां भी 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। सभी देशों पर असर पड़ रहा है। धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की ओर बढ़ रही। देखिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं इस युद्ध से। इस युद्ध में अगर नेटो कंट्रीज इस युद्ध को बंद नहीं करा रहे हैं तो देखिए वो विश्व को किस तरफ धकेल रहे हैं।
आप देखिए कि हमारे पड़ोसी देश किस स्थिति में पहुंच गए हैं। आप देखिए अफ्रीकन देशों की क्या स्थिति है, यूरोप खुद किस तरफ जा रहा है, और धीरे धीरे हर सारी वैश्विक इकोनॉमी अगर रिसेशन में जाएगी तो कितने लोगों, कितने करोड़ों, कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन स्तर पर, उनके सर्वाइवल के लिए एक्चुअली फूड सिक्योरिटी हैज बिकम इशू। खाना आज एक समस्या बनती जा रही है बहुत ज्यादा लोगों के लिए। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी स्थिति, परिस्थिति को भी लीड कर सकता है। आप देखेंगे इस युद्ध का रिजल्ट ये है कि चाइना और ताइवान बिल्कुल इसी ढर्रे पर, चीन एक प्लानिंग कर रहा है कि अटैक करके, अमेरिका भी देखता रहे, अमेरिका ने भी अपनी कुछ जहाज भेजे हुए हैं साउथ चाइना सी में, लेकिन ताइवान के आसपास भी, लेकिन चाइना का प्लान है कि ताइवान को पूरा अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन इस तरह की कई चीजें विश्व में और अधिक अस्थिरता पैदा करने वाली हैं। जिस तरह के आज हालात हैं, अगर आप देखेंगे कि वो विश्व को बिल्कुल अनिश्चितता के दौर तक लेते जा रहे हैं। और अगर इसमें आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि अब ये जो साल है बहुत निर्णायक वर्ष है एक्चुअली, अगले कुछ महीने जो हैं वो रूस सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है, वो आर्कटिक जो सागर है, जो जहां माइनस टेम्परेचर रहता है, वहां पर अपनी बेसेस, अपनी तैयारी, और जो आर्कटिक जो सी रूट है बेसिकली, जहां पर एक बहुत बड़ा व्यापार भी होता है, उस पर भी उसकी नजरें हैं, और वो वहां से यूरोपियन देशों की चिंता और बढ़ गई है जी। तो देखिए कई ऐसे डेवलपमेंट हैं दुनिया भर में जहां इसका इम्पैक्ट होने वाला है, और पूरे विश्व के सभी देश इससे बहुत प्रभावित होने वाले हैं जी। तो देखिए कुछ ना कुछ अगर जो नेटो कंट्रीज डिसीजन नहीं लेते हैं, यूरोपियन यूनियन अगर डिसीजन नहीं लेती है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब को, जैसा आपने कहा है कि सूनर और लेटर ही हैज टू गो आउट, और उन्हें ही सबसे बड़ा वहां की जनता, आज वो हीरो बन सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें उसके विनाश के लिए भी याद किया जाएगा जी। लेकिन नरेंद्र सर, अगर हम इस बीच जंगी शहर के पहलुओं पर बात करें, जो तमाम इलाके जहां पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन कोशिश यूक्रेनी सैनिकों की भी है, जेलेंस्की की भी है कि उन शहरों को एक बार फिर से पा लिया जाए। इसको लेकर लग रहा है कि आप कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं जेलेंस्की? कोई भी बड़ा हमला करने की स्थिति में नहीं है। जो भी उन्हें कुछ भी जो रॉकेट्स, जो मिसाइल्स, जितना भी वेपन मिल जाता है वो उसका यूज कर लेते हैं, और फिर डिमांड करते हैं कि मुझे और इससे बड़े हथियार दिए जाएं, मुझे और इससे बड़े बारूद गोले दिए जाएं, मुझे एयरक्राफ्ट दिए जाएं, मुझे मिसाइल्स दी जाएं। वो इस तरह की मांग करते रहते हैं, और कभी भी आप दूसरी मांगी हुई चीजों पर युद्ध नहीं जीत सकते। वो लगातार हारते ही जा रहे हैं, उनकी ही एरिया का नुकसान होता जा रहा है, उनके नागरिकों का नुकसान होता जा रहा है, लेकिन वो जो कहते हैं वो और युद्ध को आगे बढ़ाता है। रशियन फोर्सेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, कब्जा करती जा रही हैं, नागरिक भी मारे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह से जेलेंस्की साहब के पास क्या शक्ति है आज की डेट में? सिर्फ दूसरों पर निर्भरता। वहां से कुछ मिल जाएगा तो कुछ और अटैक, कुछ रिप्लाई कर देंगे, रिपेल कर देंगे। कभी उससे युद्ध नहीं जीते जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई उलटफेर या कोई बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं जी। कुछ नुकसान जरूर हो जाता है, युद्ध में दोनों पक्ष का होता ही है। चलिए त्यागी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को ये चीज समझनी होगी, जेलेंस्की को इस बात को समझना होगा, ये लड़ाई उसकी खुद की है, और जो वेपन्स भेजे जा रहे हैं उन वेपन्स से कब तक सस्टेन किया जा सकता है, इस बात को उसे बहुत अच्छे से समझना होगा इस वक्त पर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो होता है नुकसान होना, एक ये होता है कि इस नुकसान होने के बाद क्या होगा। अब आज यूक्रेन को किस लिए जाना जाता था कि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कि गेहूं हो, मक्का हो, सूरजमुखी का तेल हो, ये चीजें वहां से आज एक्सपोर्ट होती थी। या उसके यहाँ एक स्टील प्लांट था, अजोव स्टील प्लांट, या लुहांस्क के अंदर उसका केमिकल प्लांट था।
अब आज क्या सिचुएशन हो गई कि हाँ। लड़ाई की वजह से 5 महीने हो गए, जो उन्हें बुआई करनी थी, हाँ। जो फसल को बोया जाना था वो बो नहीं पाए। हम्म। जब बो नहीं पाए तो फसल होगी कैसे? जब फसल होगी ही नहीं तो उसको आप भेजेंगे कैसे? आप उसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? और अगर आप एक्सपोर्ट कर भी लेते तो आपका पोर्ट कौन सा खुला हुआ है जो सुरक्षित है और जहां से आप भेज पाएंगे बगैर रशिया की मर्जी के? तो ये तो हो गया फ्यूचर। जो आपका एक स्टील प्लांट था हाँ। वो मारियोपोल में कब्जा हो गया। हाँ। जो आपका केमिकल प्लांट था वो ध्वस्त हो गया। जो आपके एयरफील्ड थे वो एयरफील्ड नाकाम हो गए। हाँ। जो आपके एयर बेसिस थे उनको न्यूट्रलाइज या डिसेबल कर दिया गया। हाँ। जो आपके कम्युनिकेशन टावर थे, जो आपके रडार इंस्टॉलेशन थे, जो आपके सर्विलेंस सिस्टम थे, वो सब भी खत्म हो गए। और चूंकि आपने जिद में आके मना करने के बावजूद अपने कमांड पोस्ट और अपनी मिसाइल स्कूलों में और अस्पतालों में तैनात की, लिहाजा रशिया ने वहां पे अटैक करके अपनी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के अंतर्गत स्कूलों को और अस्पतालों को भी खत्म कर दिया। अब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में बचा क्या? अब अगर आपके पास बिल्डिंग बचती है तो उन बिल्डिंग में पहले तो वो ठीक नहीं है, और अगर ठीक हो भी गई है और लोग आ भी गए तो फिर उनके लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो खत्म हो चुका है। आपके जो रेल ब्रिजेस थे वो खत्म हो गए। और इसमें रूस के ऊपर उंगली क्यों उठाना? इसमें पहले उंगली यूक्रेन पे उठेगी। क्योंकि यूक्रेन ने जितने अपने पुलों को खुद उड़ाया है, जितने अपने रोड हेड्स को खुद तोड़ा है कि रशियन आगे ना आ जाए, वो जितना रशिया ने किया है करीब करीब उसी के बराबर है। इन्होंने सेल्फ डैमेज किया है जी। अब ये कहे कि साहब ओ मैं तो जो हूँ तस्वीर बदल दूंगा, आई विल बिकम ए गेम चेंजर, अमेरिका हैज एग्रीड टू गिव मी F-15 एंड F-16 एयरक्राफ्ट। अरे भाई, पहली बात तो अमेरिका ने एग्री किया है। अब वो एग्री करने के बाद में कब तक ग्राउंड पे आएंगे, और जब वो कैसे ग्राउंड पे आएंगे ये भी अभी नहीं मालूम, रशिया उन्हें आने देगा या नहीं। और अगर आ भी गए तो क्या MiG-29 या MiG-21 उड़ाना वाला ये देश, इनके पायलट जो बचे ही बहुत कम हैं, क्या वो F-15 और F-16 के आते ही इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो उन्हें उड़ा सके? बिकॉज एक दूसरी किस्म की टेक्नोलॉजी है। तो हथियारों के बल पे ये कहना कि मैं गेम को चेंज कर दूंगा, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। और एक स्टेटमेंट रशिया का, पुतिन का भूलना नहीं चाहिए। उसने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा था कि अभी तक मैंने अपने संगीन हथियारों का इस्तेमाल किया ही नहीं है। यानी कि अगर F-15, 16 वगैरह आए तो वो भी फिर जो अपनी किंजर और सरमट मिसाइलें एक भी अगर वार कर दी तो सिचुएशन अब तक इनका इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन त्यागी सर, इस चीज को भी यहाँ पर समझना चाहिए जेलेंस्की को कि ठोस सपोर्ट जब तक नहीं आता, जब तक ठोस मिलिट्री सपोर्ट नहीं आता, वो इस जंग को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब कि नामुमकिन है ये। सर मैं तो एक कदम आगे कह रहा हूँ कि ठोस सपोर्ट आ भी जाए तो भी उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। क्या अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट 1971 के वार में नहीं भेजा था पाकिस्तान के फेवर में और इंडिया के अगेंस्ट? लेकिन वो पाकिस्तान की उधार की ताकत थी। तो उधार की ताकत कभी वक्त पर काम नहीं आती, काम स्वयं करना पड़ता है। लेकिन स्वयं भी जोश और होश दोनों के साथ अगर इनका मिश्रण कम ज्यादा हो जाए तो उसका नुकसान है, और जो हमको ये दिखाई दे रहा है जेलेंस्की की वजह से जी। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हमको तो हंसी आने लगी। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जब भी बयान आए तो वो ये कहते हैं हम बहुत बारीकी से इसके ऊपर नजर रख रहे हैं। जब श्रीलंका की बात आई तो वहां भी यही कहने लगे हम बहुत बारीकी से इसके ऊपर नजर रख रहे हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस को बारीकी से नजर ही रखनी थी तो पूरे देशों ने जो अपनी फौज भेजी और वहां पे पीस कीपिंग फोर्स बनाई, वो क्या ड्राइंग रूम में बैठने के लिए बनाई गई थी? अगर वो ऐसे समय में
देशों को बचाने के काम ना आए कि अजरबैजान और अर्मेनिया लड़ते रहे, बढ़ जाए, और ईरान और इजराइल के अंदर लड़ाई होती रहे, या ताइवान घबराता रहे, या श्रीलंका का हाल ये खराब हो जाए, या यूक्रेन जो है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाए। और उसके लोग जो हैं, उसका मुझे तो ज्यादा यूक्रेन का भी दुख नहीं, दुख मुझे उसका है कि जो बेचारे परिवार विदाउट देयर मेल हेड वहां से विस्थापित कर दिए गए, उनकी जो ट्रैफिकिंग और बुरी दशा हो रही है, वो चीजें आपको पता लगेंगी। चाइना के लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो वो भूरे बालों वाली और नीली आंखों वाली लड़कियां चाहिए, हम तो उनसे शादी करेंगे, या हम जो भी कुछ करेंगे, सारे लोग उनके पीछे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ दैट वन जेंटलमैन हुज नेम इज ज़ेलेंस्की। So Zelensky should at least now take this action. ऐसा हमारा तो मानना सर ये है। जी नरेंद्र सर, चूंकि इस बीच यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच यहाँ पर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन के लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं उन्हें नागरिकता देंगे। तो सर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये विस्तारवाद है, विस्तारवाद वाली सोच है, या फिर इस चीज को ऐसे देखें कि जो लोग वहां रहना चाहते हैं वो रहें, वो भुगतें, और जो यहां पर आना चाहते हैं वो सेफ रहेंगे? बिल्कुल, देखिए यूक्रेन रूस का, यूएसएसआर का हिस्सा रहा है। कल्चर, लैंग्वेज वो सब सिमिलर हैं, और जब एक परिस्थिति लोगों के सामने एक बहुत लंबे समय तक हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी आने लगता है कि इससे अच्छा होगा कि ये कर लें। उन्हीं भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट रहे हैं, इतना लंबा टाइम खिंच गया है, 5 महीने हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मनसा इस तरह की ही रही होगी जी कि बहुत से लोग रूसी नागरिक ही बन जाएंगे जी। और ऐसा हुआ भी है। इस पर ऑलरेडी उन्होंने काफी कुछ लोगों को वहां की नागरिकता दे भी दी है। और इसका असर ये होगा कि जितने भी लोग, खासकर जो दक्षिण यूक्रेन, जो रूस से लगी हुई जो क्षेत्र हैं जिन पर कब्जा होता जा रहा है, वहां हो सकता है लोग रूसी नागरिकता भी ले लें। जाहिर है जब कोई इस तरह का निर्णय लिया जाता है राष्ट्रपति पुतिन द्वारा, किसी देश द्वारा, तो उसके पीछे बहुत कुछ सोची समझी एक नीति, रणनीति होती है। तो जाहिर है पुतिन साहब ने भी इस निर्णय को काफी उसके तहत लिया होगा कि जिस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं, लोग इतने वार से फटीग हो जाता है। देखिए आप कुछ टाइम के लिए इमरजेंसी में ऑपरेट कर सकते हैं, बट अगर आपको परमानेंट इमरजेंसी में रहना पड़े तो एक दिन हम सभी में एज ए ह्यूमन बीइंग एक फटीग भी हो जाता है। और क्योंकि आज कोई भी इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपने प्रेसिडेंट को भी ज़ेलेंस्की साहब को हटाने के लिए या उस तरह की बातें करे, क्योंकि अब जो हालात हैं सब इमरजेंसी वार सिचुएशन है, और जिस तरह का सपोर्ट नजर आता है वो सिर्फ रूस को ही विलेन दिखाने की कोशिश की जाती है जी। लेकिन किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की अपने नागरिकों के प्रति क्या जवाबदेही है, क्या जिम्मेदारी है, टोटली कमिटेड है। देखिए उन्होंने पूरी तैयारी के साथ अब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जाहिर है हो गई होगी, क्योंकि जब इस तरह के हालात हो जाते हैं, जब युद्ध का कोई बहुत जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, आप हमने पास्ट में भी देखा है कि जो यूक्रेन का जो सदर्न पार्ट था जिस पर आज रूस का ही कब्जा है, तो उसमें भी काफी दिन लगे थे, और तब भी किसी ने, कोई यूरोपियन देश या कोई एक्सटर्नल कंट्री इंटरफियर नहीं कर पाया था जी। अब एक बहुत बड़े भूभाग का मसला है, और जाहिर है जिस तरह से धीरे धीरे यूक्रेनियन, धीरे भी नहीं कहेंगे क्योंकि उनके अटैक जारी होते हैं, बीच में तेज भी हो जाते हैं, अगर कहीं कोई और डेवलपमेंट दिखाई देता है वो वहां पर भी कर देते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब किसी तरह भी, पता नहीं किस उनके कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं। देखिए नेशनल इंटरेस्ट होता है अपने देश को बचाना। अगर कुछ चीजों के लिए आपको सिर्फ, अगर स्टार्टिंग में ही कि नेटो में नहीं जाना है, और अगर वो रूस से भी अच्छे संबंध रखते तो भी देश इस तरह इतना खुशहाल, इतना हंसता बिल्कुल खेलता देश, इतने नागरिक, कितना अच्छा हो सकता था, एक देश को बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे दबाव हैं, कौन सी बातें हैं, वो तो शायद वो ही जानते होंगे। लेकिन अब लोग समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो ज़ेलेंस्की साहब
बिल्कुल भी जी फ्लेक्सिबल होकर बातचीत ओपन माइंड बिल्कुल से सर। करके और युद्ध रोकने की ओर काम नहीं करते हैं एक्चुअली। जी सबसे बड़ी बात है युद्ध रोकना। हाँ पूरी दुनिया प्रभावित होती जा रही है, पूरी हाँ। दुनिया का कोई भी एक देश नहीं बचा है जहां की अर्थव्यवस्था इस युद्ध की वजह से प्रभावित ना हुई हो आज के समय में। बिल्कुल सर। और कई कई चीजें बदलती जा रही हैं, कई परिप्रेक्ष्य बदलते जा रहे हैं, सामरिक रणनीतियां और फ्यूचर जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं और कई देशों की जो विस्तारवाद है उसे भी मदद मिलती जा रही है। तो देखिए किसी तरह से भी जो हो रहा है ये यूक्रेन के लिए, रूस के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए और पूरी दुनिया के मानवता के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। बिल्कुल सर। और भारत हमेशा इसका पक्षधर रहा है। जी हम अपनी राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं और हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने एक बहुत ही सही स्टैंड लिया है। बिल्कुल सर। लेकिन कोई भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पर युद्ध बंद करने पर चर्चा ही नहीं करते हैं बेसिकली। जी चलिए नरेंद्र सर बहुत धन्यवाद और त्यागी सर बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बीते 5 महीनों से दोनों देशों के बीच एक भीषण जंग चल रही है जिसका फिलहाल अभी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। 145 दिन हो चुके हैं और हर दिन यहां पर बेगुनाहों की जान जा रही है। इस बीच यहां पर दो देशों के बीच चल रहे संघर्ष ने अब तक हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस बीच यहां पर फिर भी जो जंगबाज हैं जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।